बिजनौर जनपद का एक कस्बा है किरतपुर, और किरतपुर का अपना एक महत्व है, और इतना महत्व है कि आप बिजनौर से बाहर कहीं भी जाइए तो जब जाकर के कहते हैं कि बिजनौर का आदमी है, तो साथ साथ वो ये भी पूछ लेते हैं कि किरतपुर के हो क्या। और किरतपुर इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो किरतपुर जो है वहाँ नवाबों का, राजा महाराजाओं का और बहुत पुराने प्राचीन बहुत मजबूत खानदानों का यहाँ अस्तित्व रहा है, जो अभी भी है। हम लोग जब बिजनौर से, हम लोग हरिद्वार से बिजनौर की तरफ चलते हैं तो लगभग बिजनौर से 15 किलोमीटर पहले ही आता है, और आज हम भी यहाँ से गुजर रहे थे। तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक हमको यहाँ चाय शाय करके एक कैफ़े दिखाई दिया, और यहाँ रुक गए, और कुछ लड़के यहाँ आ गए, कुछ यहाँ चाय पीने के लिए कुछ लोग आए थे वो यहाँ आ गए। तो हमारा काम है डिस्कशन करना। प्रदेश चुनाव के दौरान हम लोग जो है रेंडमली ऐसे ही मूवमेंट करके घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, मिजाज को समझते रहते हैं। तो यहाँ मिजाज समझने के लिए कुछ लोग हमें मिल गए। इनमें इत्तेफाक यह है कि इनमें कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो जैसे हमने बातचीत में भी पता चला है कि 3 ने तो एमबीए किया है, तो पढ़े लिखा के साथ साथ तजर्बा, नए लड़के को तजर्बा, कई लोग हमको मिल गए। तो इनसे हम बात करेंगे, और हमारा बात करने का जो सब्जेक्ट है, साफ सुथरी बात है कि हम लोग जानना चाहेंगे पिछले 4.5 साल में सरकार के कामकाज का उनके मन पर, उनके दिमाग पर, दिल पर, मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ा है। सरकार का कार्यकाल बेहतर रहा है, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, खासकर चूँकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सरकार पर ये एलिगेशन लगता रहता है, नेता लोग कहते रहते हैं कि सरकार जो है बहुत मुसलमानों के साथ भेदभाव जैसा कर रही है। तो क्या ये सच है, या वो सरकार जो है वो निष्पक्ष और उससे डिमांड करते हैं। तो बात करते हैं, हम आपका नाम जान लें। जी, नवेद खान नाम है मेरा, किरतपुर से हूँ मैं। नवेद भाई, आप तो किरतपुर के हैं, और किरतपुर का तो एक बहुत गौरवशाली अतीत है। तो पहले तो 2 मिनट आप जरूर अपने किरतपुर को ब्रीफ करा दीजिए, क्या खूबी है किरतपुर की। किरतपुर बहुत पुराना कस्बा है और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हुए हैं, जैसे राजा कदम फजील खान साहब रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, और ज़िला जज भी काफ़ी रहे हैं। समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग यहाँ से पैदा हुए हैं। और यहाँ जो नवाबों का कोटला एक मोहल्ला है, वहाँ से नवाब नजीबुद्दौला साहब का बसाया हुआ है, वो है यहाँ से, और काफ़ी पुराना शहर है। ऐतिहासिक कस्बा आपका है। हाँ, तो आपका किरतपुर का क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, मतलब यहाँ कितना लोग रहते हैं और उसमें कितने मुस्लिम्स हैं। यहाँ लगभग 1 लाख की आबादी है, जिसमें 80% मुस्लिम आबादी है यहाँ। मुस्लिम बाहुल कस्बा है ये। तो आप लोग जनरली किस पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ जो वोट किया जाता है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लोग वोट करते हैं ज़्यादातर। यही। तो आपकी विधानसभा जो है उसका क्या नाम है। नगीना विधानसभा लगता है। यहाँ के जो विधायक हैं मनोज पारस जी हैं, और पिछले 2 बार से वो विधायक बने हुए हैं यहाँ से। तो ये क्या सुरक्षित है जो मनोज पारस लड़ रहे हैं। जी हाँ, सुरक्षित सीट है ये। हाँ, SC सीट का है ये। पहले से सुरक्षित है या अभी सुरक्षित हुई है। नहीं, पहले अभी 2 टर्म से यहाँ आ रही है। पहले बिजनौर में आती थी, बिजनौर विधानसभा में किरतपुर आता था, अभी इसे नगीने में जोड़ दिया गया है 2 बार से, तो अब ये सुरक्षित में आ गई 2 टर्म से। तो जिस विधानसभा में ऐसे ऐसे कस्बे हों जहाँ 1 लाख की आबादी हो और 80% जो है मुसलमान रहते हों, वहाँ सुरक्षित विधानसभा को कर देना, तो आपको तकलीफ होती है। हाँ, नहीं क्यों तकलीफ क्यों नहीं होती है। हमारी सीट, जबकि नगीना विधानसभा भी पिछले 30 साल से सुरक्षित सीट में है, और फिर उसमें हमें किरतपुर को उसके अंदर कर दिया गया है, तो जनरल में होनी चाहिए। जैसे बिजनौर में हम पहले जनरल में थे, जनरल में रहनी चाहिए। जितनी आबादी है 80% जनरल ही आबादी, बल्कि जो हिंदू भाई हैं उसमें भी यहाँ ज़्यादातर जनरल लोग रहते हैं, जनरल कास्ट हैं, बनिया कहलाते हैं, अग्रवाल मल्ल, इस तरह की फैमिली रहती हैं। तो ये जनरल में होनी चाहिए कायदे में। तो ये सीट सुरक्षित सीट ना होगी तो जनरल सीट करना चाहिए नगीना विधानसभा को। आपके जो विधायक हैं वो आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, मनोज पारस। नहीं, मनोज पारस जी विधायक जो हैं अच्छे हैं, यहाँ काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आते जाते रहते हैं, हाँ, हर तरीके से। और इसीलिए उन्हें दोबारा पब्लिक ने चुना भी है। अब देखते हैं तीसरी बार में क्या होता है। तो खैर समय उसमें करेगा। तो आपका नाम हम जान लें। फिरासत अहमद। फिरासत भाई, क्या करते हैं आप। मैं MBA किया है। MBA किया है आपने। तो ये MBA जब आपने किया था तो क्या सोच करके MBA किया था आपने, मतलब प्लान था कुछ माइंड में। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे प्लान थे माइंड में। तो ख़ास तौर से जॉब करने का प्लान था। जॉब है नहीं, जॉब ही नहीं है। तो MBA जो करते हैं उनको तो मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी दे देती है ना जॉब। तो प्राइवेट कंपनी के पास भी जॉब नहीं है। सर, प्राइवेट कंपनी भी तो नहीं है, लगभग ख़त्म हो चुकी इस सरकार के आने से। क्यों, सरकार प्राइवेट कंपनी की दुश्मन है क्या। जी, अक्सरियत ये सरकार मान लो। कैसे प्राइवेट कंपनियां खत्म हो गई हैं, जरा ये समझा दो MBA वाले प्राणी। कैसे कंपनियां ख़त्म हो गई, जब सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खींच लिए उनकी तरफ से, जैसे किसी भी फील्ड में उन्हें कुछ दिया ही नहीं, यूँ समझ लो। जी,
तो आपके हिसाब से प्राइवेट कंपनीज जो बंद हो गई हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या इसके लिए ये जो बीमारी आई थी महामारी कोरोना, ये जिम्मेदार है? बीमारियां तो और भी पहले आई हुई है, लेकिन हाँ ये कह लो ये ज़्यादा प्रभावशाली थी, इसलिए सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया और इस पर ज़्यादा ध्यान देकर मुद्दों से भटक गई है, मतलब भटका दिया, या हिंदू मुस्लिम राजनीति करके किसी भी तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और रोज़गार और किसी भी तरह अच्छे जो काम के विकास काम थे सब पर मिट्टी डाल दिए, किया ही नहीं कुछ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना नाम की जो बीमारी थी वो वास्तव में सरकार का एक प्रोपेगेंडा था, बीमारी नहीं थी? हाँ ये कह लो प्रोपेगेंडा था वो। इतने सारे लोग कैसे मर गए, ऑक्सीजन खत्म हो गई दोस्त? हाँ मरे हैं सही, मैं मरने को तो ये नहीं कह रहा हूँ, बीमारी थी लेकिन इसको ऐसा नहीं था कि बीमारी नहीं है, बीमारी थी, बीमारी की आड़ में और भी अपने आप को इन्होंने सेव कर लिया कि भाई बीमारी है, बस बीमारी लॉकडाउन, हल ये नहीं था, हल तो और भी दूसरे थे। आपकी आपकी चिंता क्या है, बीमारी और सरकार का प्रोपेगेंडा या नौकरी? नौकरी हाँ मेन नौकरी। नौकरी के लिए ये बीमारी जिम्मेदार है या सरकार, ये सवाल है। अच्छा सरकार जिम्मेदार है साहब इसके लिए, तो बीमारी को नहीं जिम्मेदार मान रहे? सरकार और भी आई है, इससे पहले जो पूर्व में सरकार रही है उन्होंने जो वादे किए हैं सारे निभाए हैं और इन्होंने जो वादे किए हैं सारे ही खत्म किए हैं। लेकिन पहले की सरकारों में कोरोना नाम की चीज़ भी तो नहीं आई थी? तो पहले की सरकारों में कोरोना नाम की चीज़ नहीं थी, हाँ परेशानियाँ तो लेकिन आती जाती रहती है, इसके अलावा प्राकृतिक परेशानियाँ और भी बहुत थी पहले, वो तो होती है। अब अगर ये आ गई है तो ये इनकी बदनसीबी समझ लो या कुछ भी इसकी आड़ में, लेकिन इन्होंने अपने आप को सेव बहुत किया है। आपका हम नाम जान लें? मेरा नाम मोहम्मद उमर। तो उमर साहब आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल से। अच्छा, आप बीटेक वाले हैं। तो मोहम्मद उमर साहब आप तो बीटेक वाले हैं, तो इन्होंने तो कहा कि नौकरी बीटेक वालों को भी नहीं मिल रही है। जी नौकरी मिल रही है लेकिन सैलरी नहीं दे रही प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये अच्छा सबब बताया आपने। तो कितनी तनख्वाह पे जो है आप काम करना चाहते हैं? मिनिमम पे ग्रेड प्राइवेट कंपनियों की गवर्नमेंट ने 16,000 रुपये रख रखी है, मिनिमम जो प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय को पे करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी वो भी पे नहीं कर रही। मिनिमम से अब मेरी जॉब लग रही थी तो 8,000 रुपये पे कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए कि मोहम्मद उमर साहब ने बीटेक किया है मैकेनिकल और मिनिमम पे स्केल जो है वो 16,000 रुपये है, लेकिन ये नौकरी तलाशने के लिए जब गए तो प्राइवेट कंपनी ने 8,000 रुपये से ज़्यादा की नौकरी देने की पेशकश नहीं की। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने बीटेक कहाँ से किया है मोहम्मद उमर? कुंवर सत्यावीरा इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर से किया है। तो आपने पेड सीट पे किया था या आप जो है अपनी काबिलियत के बल पर बीटेक किया था? पेड सीट पर किया था। पेड सीट पे किया था। तो आपने कितना पैसा खर्च किया बीटेक करने में? लगभग पर ईयर 70,000। 70,000 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना पैसा कुल खर्च हुआ? 3 लाख। 3 लाख रुपए आपने खर्च किए और अब आपको नौकरी मिल रही है 8,000 रुपये, है ना? 8,000 रुपये, तो ये तो नुकसान का रहा मामला है। हाँ, तो इससे कष्ट तकलीफ होती है? जी बहुत तकलीफ होती है। अब्बा अम्मी भाई, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे ये बताया गया है कि ई रिक्शा चलाने वाला भी 500 रुपये कमा लेता है, तो अगर एक महीने में उसको कैलकुलेट करें तो उसके 15,000 रुपये हुए और आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए अपनी पढ़ाई में, 3 लाख रुपए खर्च किया और काबिलियत को जनरेट भी किया और 8,000 रुपये से ज़्यादा कंपनी आपको तनख्वाह पर नहीं रखना चाहती, तो आपके तो आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती होगी मोहम्मद उमर। जी बहुत ठेस पहुँचती है, इसलिए अब अपनी शॉप पर बैठे हैं। हार्डवेयर की शॉप है पापा की, उसी पर बैठ गए। पापा का सहयोग करने लगे, नहीं तो इसको भी तो सरकार मान लेगी ना कि रोज़गार तो मिला भैया, पापा का सहयोग ही मिले। अब आप कह सकते हो ऐसा, लेकिन सरकार तो विफल ही है प्राइवेट सेक्टर में भी। नौकरी इशू है? जी नौकरी तो बहुत बड़ा इशू। रोज़गार इशू है आपकी? रोज़गार तो इशू है, अनएम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। और बीटेक MBA ज़्यादातर ग्रेजुएशन वाले सब बेनौकरी के हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ है बीएड वालों पर लखनऊ में, जो अपनी उसकी मांग कर रहे हैं, जिनकी सीटें क्लियर हो चुकी हैं उन पे भी सरकार डंडा फेर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो तो सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट ही रहता है, तो वो वाली बात तो नहीं है? आप सही बात बोल रहे हैं क्या? नहीं, नौकरी तो धर्म देख कर थोड़ी दी जा रही है ना, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वो आपकी वो जात देख कर या धर्म देख कर थोड़ी दी जा रही है, वो तो काबिलियत के बेस पर मिल रही है। इसमें डंडे खाने वाले अनएम्प्लॉयड लोग हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान थोड़ी हैं। और कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है तो अनएम्प्लॉयड वो ज़्यादा होए, मुस्लिम तो कम है तो कम अनएम्प्लॉयड वो है। उनके अंदर नाराज़गी है या उनको भी पापा की दुकान मिल गई है बैठने के लिए, किसी को चाय की मिल गई, किसी को पकौड़े की मिल गई? नाराज़गी तो सबके अंदर है। अब आप ओपिनियन लेते रहते हो तो आपको सब बताते होंगे।
आपके भी तो मित्र होंगे ना 2-4? मेरे मित्र हैं ज़्यादातर, कुछ लड़के खेती कर रहे हैं। कुछ लड़के खेती करने लगे हैं और कुछ जो है 8,000 की नौकरी के लिए मजबूर हो गए होंगे करने के लिए हैं। कुछ मजदूर हो गए और कुछ मजबूर हो गए। शेर सुना रहे हैं फिरासत। हाँ, वो एक कहना ये चाहूँगा, पढ़ कर डिग्रियाँ मुझे मजदूर हो जाना पड़ा, भूख से मुरझाए चेहरा आखिर कब तक देखता। अरे वाह, तो शेर भी पढ़ते हैं फिरासत। तो आपसे बात करेंगे अब हम। ये आपका नाम हम जान लें? मेरा नाम अजीम राजा है। अजीम, हाँ अजीम तो अजमत वाला अजीम होता है ना। हाँ, तो क्या आप करते हैं भैया? जी मैं पापा का बिजनेस ही कर रहा हूँ। पापा का बिजनेस आप भी संभाल रहे हैं। और पढ़ाई क्या की है आपने अजीम? ये क्या है? आप भी एमबीए हैं। तो ये दूसरे लड़के मिल गए एमबीए वाले, तो आपको भी नौकरी की समस्या है? नहीं, वैसे तो कोई समस्या नहीं है। पापा का शुरू से ही कोई और काम करने वाला नहीं, तो मैं अकेला ही हूँ घर पर। अकेले हैं तो ये तो आपके लिए तो एडवांटेज हो गया ना। एडवांटेज हम लोगों के साथ थोड़ी है, ये तो आपका पर्सनल एडवांटेज है। ये फिरासत के साथ नहीं है, मोहम्मद उमर के साथ नहीं है। क्या काम करते हैं पापा? पापा का स्क्रैप का बिजनेस है। स्क्रैप का बिजनेस है। तो एमबीए किया था आपने, तो एमबीए किया था कि पापा का कारोबार संभालेंगे या कैसे? मेन पर्पस तो ये था कि अब एमबीए करके पापा का बिजनेस करेंगे। जॉब का कोई पर्पस नहीं था। चलिए, आपको तो नौकरी की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अजीम, एक सवाल ज़रूर है, वो ये है कि आपके पापा बिजनेस कर रहे होंगे लंबे समय से, सालों से, और उनका काम करने का अपना एक तरीका होगा, और आप एमबीए कर आए। तो एमबीए मतलब आप ना मास्टर करके आए बिजनेस में, और मास्टर करके आए बिजनेस में, तो आपने बिजनेस का तरीका बदला। और बदला तो जो आप पढ़ के आए उसमें और आपके पापा के बिजनेस करने के तरीके में कौन सा तरीका बेटर लगता है? हाँ, जो मैं अब इस तरीके से कर रहे हैं, जो मैं पढ़ कर आया हूँ वो ज़्यादा बेटर है। आप जो पढ़ कर आए हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो आपके पापा आपकी तरफ तो देखते होंगे बड़े फ़क्र के साथ कि बच्चा मेरा 10 रुपये के 20 रुपये बना रहा है। बिल्कुल प्राउड फील करते हैं। लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। चलो, सरकार की बात कर लें। तो ये बताइए, जो सरकार है, इस सरकार को लेकर के बहुत नकारात्मक बातें कही जाती हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में, और मुसलमान नौजवानों में ये बात है कि सरकार जो है उनको लेकर बहुत नेगेटिव है। क्या वो वाकई नेगेटिव है या सबके जैसे साथ अच्छी है? नहीं, ये तो देखा जा रहा है जैसे सरकार धीरे मतलब काम चल रहा है, मतलब अपनी उसमें नाकारा हो रही है। मतलब कुछ काम ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है जो कि पिछली सरकार कर चुकी है। कौन सी पिछली सरकार ने कौन से कद्दू में तीर मारे थे भाई, जरा बताओ। नहीं, बहुत सारी सेवाएं ऐसे अखिलेश यादव ने यहाँ दी थी जो अब प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। क्या सेवाएं थी? क्या किया था उन्होंने? उन्होंने तो काफ़ी सेवाएं, जैसे कि मैं तो सेवाएं भी भूल गया, लैपटॉप वगैरह, और बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह को क्या बोलते हैं नौकरियां वगैरह दी है। अब ऐसा कुछ मजदूरों को बहुत सारी प्रोवाइड कराई है उन्होंने, अब ऐसा कुछ नहीं है। अजीम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो है आप जरा एक्सचेंज कर लेंगे चेयर, मुझे फिर दूर तक जाना पड़ेगा। आप उधर चले जाएं, आप इधर आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। हाँ हाँ, आपका नाम हम जान लें? मोहम्मद जैद। जी। जैद, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस संभालता हूँ। अच्छा, आप भी बिजनेस संभालते हैं। तो ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि इतने सारे, क्या बिजनेस संभालते हैं? मेरा गारमेंट्स की शॉप है। आपके गारमेंट्स की शॉप है, तो आपके अब्बा की होगी, है ना? आप अब्बा के सहयोगी हैं अपने, है ना? और आप पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम। बीकॉम किया आपने? तो ये सब ना हिसाब किताब वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एमबीए वाले भी और आप भी। बिल्कुल। तो ये पहले से ही पता होता है कि भैया पैसा तो अब्बा के पास बहुत है, इसे संभालेगा कौन? तो या तो एमबीए कर लो या बीकॉम कर लो। असल में एक मामला ये भी है कि मैं भी अकेला भाई हूँ ना। हाँ, कोई भाई नहीं है, तो बिजनेस संभालने का पर्पस अपने ऊपर। नेगेटिव बात मत करो तुम ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही बड़े भाई हमारे, कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, तो ये बताइए कि आपके ख्याल में बचपन से ही आया था कि बिजनेस संभालना है? ऐसा नहीं कभी आपके मन में ये नहीं आता ना लड़कों कि हमको कलेक्टर बन जाएं और हम एसपी बन जाएं तो हम लोग देश संभाल लें, जिला संभाल लें? ये क्यों नहीं आता है? ये बिजनेस ही क्यों आता है? आता है, मगर फिर सोच बदल जाती है कि भाई पापा के बाद कौन संभालेगा बिजनेस को। तो यही मामला होता है कि इसलिए बिजनेस को हमें ही संभालना पड़ेगा, फिर इसलिए सोच बदल जाती है। बिजनेस आपके लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ना? ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई आप यूपीएससी में चले जाएं, बिजनौर के तो कई लड़के चले गए ना, बिजनौर के कई लड़के चले गए। आप जान लीजिए, चांदपुर के पहले गए थे वो ताबिश, उसके बाद गए शाद, उसके बाद गए जुनेद, तो बिजनौर के कई लड़के चले गए। सुना है सबका नाम? बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं, ये तो साद मियां खान तो बल्कि हमारे दोस्त के मतलब करीबी हैं बिजनौर से, और जुनैद भी है, मामला मतलब टच में ही है जी। तो ये तो तुम बता दो कि इनको देखकर भी नहीं लगता कि भाई बिजनेस नहीं है, कलेक्टर बन जाएं? मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्या?
जी बिल्कुल, मेहनत तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा फील होता है, अपना भाई माशाल्लाह तरक्की पकड़ता है तो अच्छा लगता है बिल्कुल। कंफर्ट जोन में आ गए आप कंफर्ट जोन में आ गए। अब कंफर्ट जोन में जब आ गए तो अभी बताओ कि सरकार ने व्यापारियों के लिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए कितना अच्छा माहौल बनाया? माहौल तो अब मामला ये है कि हमें ज़्यादा अच्छा जो लगा है वो सपा सरकार में मामला हमें बहुत अच्छा लगा था। इस सरकार ने, चाहे केंद्र हो या अपना यूपी हो, इस सरकार ने जीएसटी दी, मतलब बहुत मामले दिए और वो मामले लोग नहीं समझ पाए और फिर ये बीमारी का मामला आ गया, कोरोना का मामला आ गया, इसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो गए। तो इसमें लॉकडाउन आ गया, जीएसटी आ गई, और उससे पहले नोटबंदी का भी कोई फर्क पड़ा था क्या? नोटबंदी का भी बहुत फ़र्क पड़ा, लोग लाइन में लगे रहे, सबसे बड़ी बात तो यही थी। ठीक बात बताइए, ये भी एक अंदर की बात है, जो जमा किया था खत्म हो गया था, शुरू से इकट्ठा करना पड़ा? वो जाहिर सी बात है, हम तो आम लोग में ही हैं, तो कहीं और से पैसा तो आ रहा नहीं था, बिजनेस से सारा मामला था। जब नोटबंदी हुई तो जाहिर सी बात है लाइन में तो हमें भी लगना पड़ा, ऐसा मामला नहीं था, तो जो जमा था वही खा रहे थे, कुछ अलग तो नहीं आ पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा और मुश्किल समय तो चलता रहता है, बेशक कि हर मुश्किल के बाद राहत है। ये बताइए आप मुझे कि जैद अखिलेश यादव की जो सरकार थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें एक बड़ा फ़र्क क्या है? बड़ा फ़र्क तो ये है कि अखिलेश सरकार में डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे ज़िले को उन्होंने मेडिकल कॉलेज पास कराया, जो इस सरकार ने अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। 4.5 साल हो चुके हैं और पास हुआ था लगभग 5.5-6 साल पहले, ये हमारा सुहेड़ी के पास, तो अभी तक उसका कुछ मामला नज़र नहीं आ रहा है। और जी, और मामला बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मुसलमानों को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है। ये कैसे कहते हैं आप कि मुसलमानों को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है? ये तो मोबिलिचिंग का मामला आप देख रहे हैं, ज़्यादातर मुस्लिम के साथ ही हो रहा है, कोई ऐसा मामला तो नज़र नहीं आ रहा है कि भाई किसी हिंदू के साथ मोबिलिचिंग हो रही हो। शायद ये नाम बदलने वाली जो बात है, मतलब कहे आज सुल्तानपुर का नाम भी बदलने की बात चल रही है और कई जिलों के नाम बदलने की बात चल रही है, तो नाम बदलने से क्या है? ये तो इन्हीं हमारे मुख्यमंत्री को पता होगा कि भाई नाम बदलने में उन्हें क्या खुशी मिलती है, बस हमें तो इस चीज़ का नहीं पता। बहरहाल ये सरकार जो कर रही है बस ठीक है। तो ये चुनाव जब करेंगे अब लोग, जब चुनाव आएंगे 6 महीने के बाद में, तो लोगों के ख्याल में ये सब चीज़ें रहेंगी या वो जो ध्रुवीकरण होता है वोट देते समय, बंटवारा जो हो जाता है मजहबों का, वही रहेगा? आप अपनी समझ से बताएं। देखिए, इस बार कोई ऐसा मामला नहीं है कि मुस्लिम ही इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ हिंदू भी है, और जहाँ तक उम्मीद है तो इंशाल्लाह यूपी बदलेगा। आप तो कन्फर्म खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो आपसे बात करें चाचा। हाँ,